हेलो एवरीवन। तो ग्रीक इन्वेजन हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज रूलिंग ओवर द नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ द अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। तो अलेक्जेंडर के इन्वेजन के समय कौन से जो है उनके आक्रमण के समय कौन से जो है हमारे राजवंश थे इंडिया में। तो देखिए वो नंद राजवंश था, नंद डायनेस्टी था। और पुराणों और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो महापद्मनंद हैं उनके 8 उत्तराधिकारी थे। ठीक है, जो आपका घनानंद थे वो लास्ट जो 8वें नंबर के जो उत्तराधिकारी थे, और वही जो है समकालिक थे अलेक्जेंडर के, कंटेम्प्ररी थे अलेक्जेंडर के। उनको जो है देखिए उनके सेनापति जो थे वो मध्यसाल थे, और उनको जो है जेनोफेन ने बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति बताया है। जेनोफेन के अनुसार वो बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति थे। दूसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द मगधा वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर। वो हमने देख लिया, जो घनानंद है वो कंटेम्प्रेरी थे, वो समकालिक थे अलेक्जेंडर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्सन और रीजनिंग। तो देखिए असर्सन क्या है कि आफ्टर कैंपेनिंग नियरली 2 years, जो अलेक्जेंडर होते हैं 2 साल के बाद इंडिया से 325 में बीसी में वापस लौट जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि 2 साल के बाद वो 325 में वापस लौट जाते हैं। लेकिन जो रीजन है वो क्या है, ही वॉज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये बिल्कुल गलत है, चंद्रगुप्त मौर्य से वो डिफीट नहीं हुए थे। तो एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। देखिए इस हिसाब से हमारा जो उत्तर है वो सी होगा, ए सही है और आर गलत है। तो देखिए एक हखामी साम्राज्य होता है, और हखामी साम्राज्य को डिमोलिश करने के बाद, ध्वस्त करने के बाद 327 में जो है एक बहुत बड़ी आर्मी, एक बहुत बड़ी सेना के साथ जो अलेक्जेंडर होते हैं वो इंडिया में आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि 2 वर्ष का अभियान होता है उनका इंडिया में। 325 में वो जो है सितंबर माह में वापस चले जाते हैं। जो सिकंदर होते हैं, अलेक्जेंडर होते हैं, उन्होंने पाटल से यूनान को प्रस्थान जो है वो कर देते हैं। पाटल से जो यूनान की तरफ वो प्रस्थान कर देते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से वो पराजित नहीं होते हैं। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट जो है वो है कि द वुमेन ऑफ विच रिपब्लिक ऑफ द किंगडम हैड टेकन अप आर्म्स अगेंस्ट द अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर के अगेंस्ट, अलेक्जेंडर के खिलाफ कहाँ की जो औरतें होती हैं, किस जो है भारतीय गढ़ की स्त्रियां सिकंदर के खिलाफ जो अस्त्र है उसको धारण करती हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ की हैं, अभिसार, ग्लाउसाई, और नेक्स्ट है हमारा कठ और है मस्सक। तो देखिए मस्सक जो होता है वहां की जो स्त्रियां होती हैं वो अस्त्र धारण करती हैं। देखते हैं एक बार। देखिए सिकंदर के आक्रमण के समय जो अश्वक एक सीमांत गणराज्य होता है। अश्वक क्या होता है, एक जो है फ्रंटियर रिपब्लिक होता है, वहीं की जो औरतें होती हैं वो जो है वहीं की स्त्रियां अस्त्र धारण करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि देखिए अगर हम जो है यूनानी लेखकों की सुने, ग्रीक जो राइटर्स हैं उनके हिसाब से बहुत सारे जो पुरुष होते हैं वो सैनिक वो मारे जाते हैं, और इसलिए जो है वहाँ की जो विमेन्स होती हैं उन्होंने अस्त्र धारण किया होता है। ठीक है, तो सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को जो है क्या किया था, वो मरवा दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है देखिए अलेक्जेंडर्स सक्सेस इन इंडिया वाज ड्यू टू द फॉलोइंग। अलेक्जेंडर का सक्सेस क्यों था। पहली बात तो ये, पहला जो दिया हुआ है, देयर वाज नो सेंट्रल पावर इन इंडिया एट द टाइम। बिल्कुल सही है कि वहां पे उस समय कोई सेंट्रल पावर नहीं थी इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट है ही वाज अ सुपीरियर आर्मी, ही हैज अ सुपीरियर आर्मी। उनके पास बहुत एक बड़ी एक सुपीरियर आर्मी थी, ये भी सही है। थर्ड है हमारा ही वॉज हेल्प बाय द ट्रेटर्स इंडियन रूलर। जो इंडियन जो ट्रेटर्स थे, जो देशद्रोही थे शासक, उन्होंने अलेक्जेंडर को हेल्प किया, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ हमारा है ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो क्या वो अच्छे प्रशासक थे, तो इसका कोई साक्ष्य नहीं है इस तरीके का। तो देखिए जो रीजन हम एक बार देख लेते हैं। इसमें 1 2 3 सही होगा और एडमिनिस्ट्रेटर वाला सही नहीं है, तो हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा बी 1 2 3। ठीक है, तो देखिए जो सिकंदर की भारत में जो सफलता है उसका जो है, जो हमारा जो फर्स्ट 3 रीजंस है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम देखें तो जो है डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा है कि ही मेंशन 20 इंडिपेंडेंट पावर्स। 20 जो है स्वतंत्र जो पावर्स थी उस टाइम थी, और कहीं कहीं 20, कहीं कहीं 28 दिया हुआ है। तो ऐसी स्वतंत्र पावर थी, वहां पे केंद्रीय जो सत्ता है, जो सेंट्रल पावर है, उसका जो है अभाव था, वो नहीं थी। ठीक है, अब जो अलेक्जेंडर की सेना थी निसंदेह वो बहुत श्रेष्ठ थी,
और इंडिया में बहुत सारे ऐसे ट्रेटर्स थे, जैसे आम्बी जैसे देशद्रोही थे, उन्होंने जो है किसका सहयोग किया, उन्होंने अलेक्जेंडर को हेल्प किया। ठीक है, तो उसके अच्छे प्रशासक, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होने का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वो है नेम द ब्रेव इंडियन किंग हुम अलेक्जेंडर डिफीटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर झेलम। तो देखिए उस वीर भारतीय राजा का नाम क्या है जिसको झेलम नदी के तट पर जो अलेक्जेंडर होता है, सिकंदर होता है, वो पराजित करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आम भी, पुरु या पोरस भी कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य या महापद्मनंद। तो देखिए महापद्मनंद बहुत पहले के थे और चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे उस टाइम, वो थे समकालिक लेकिन उस समय नहीं थे वो। और आम भी जो है वो तो ट्रेटर थे। जो पुरु होते हैं या पोरस होते हैं वो जो है अलेक्जेंडर जो एक बहुत ही महान पोरस एक जो है राजा होते हैं, उनको जो है अलेक्जेंडर ने डिफीट किया होता है। ठीक है, तो देखिए जो पुर या पोरस जो एक राज्य है वो झेलम और चेनाब नदी के बैंक पे है, उसके तट पे है। ठीक है, सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया था। कहाँ पे? झेलम नदी के तट पे पुरु को पराजित किया था। लेकिन क्या था कि सिकंदर उनकी वीरता से इतना प्रभावित था कि उन्हें अपना मित्र बना लिया और उससे अब जो पुरु थे उनको अपना राज्य और कुछ नए इलाके भी प्रदान किए। तो उनको जो उनका राज्य तो रिटर्न ही कर दिया और कुछ जो है उनको नए इलाके भी गिफ्ट किए। तो ये जो है हमारी स्टोरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन ऑफ द फॉलोइंग हैड नॉट केम टू इंडिया विद अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर के साथ कौन जो है इंडिया नहीं आता है, तो देखते हैं कौन नहीं है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है निरियाकस, सेकेंड है ऑर्नेस्टोक्रिटस, क्या नाम है? ऑर्नेस्टोक्रिटस। थर्ड है डाइमेकस, क्या नाम है? डाइमेकस। और फोर्थ है ऑस्ट्रियोबुलस। ठीक है, तो कौन नहीं आता है? तो ये हमारा जो डाइमेकस है, थर्ड जो ऑप्शन है वो जो है नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी जो होते हैं निरियाकस और आर्सेनोक्रिस्टस और ऑस्ट्रियोबुलस, ये सारे लोग जो है सिकंदर के साथ भारत आते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो डाइमेकस होते हैं वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आते हैं। जो स्ट्रैबो के अनुसार, स्ट्रैबो क्या कहते हैं? स्ट्रैबो कहते हैं कि सीरिया के जो राजा होते हैं एंटियोकस, ठीक है, सीरिया के राजा एंटियोकस ने जो डाइमेकस होते हैं उनको अपना एक राजदूत बिंदुसार के राज्य में भेजा। तो डाइमेकस के बारे में बताया गया है कि सीरिया के राजा कौन होते हैं? एंटियोकस। एंटियोकस ने अपने एम्बेसडर, तो डाइमेकस क्या होते हैं? एम्बेसडर होते हैं किसके? एंटियोकस के। और एंटियोकस कौन होते हैं? सीरिया के राजा होते हैं। और उस एम्बेसडर को एंटियोकस बिंदुसार, ठीक है, बिम भी असार आएगा तो गलत होगा, ये एक क्वेश्चन है खुद में। तो बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस को एंटियोकस के थ्रू भेजा जाता है और एंटियोकस जो होते हैं वो सीरिया के जो है राजा होते हैं। ठीक है, ये कौन कहता है? ये स्ट्रैबो कहते हैं। स्ट्रैबो कौन होते हैं? एक राइटर होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा है मौर्यन डायनेस्टी। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है मौर्यन डायनेस्टी में देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई, जो पहला जो है भारतीय साम्राज्य तो किसने स्थापित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया। ठीक है, देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य इज कंसीडर्ड एज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ इंडिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का महान, जो सबसे महान जो है शासकों में से उनकी गिनती होती है। वो भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट थे। ठीक है, क्या थे? फर्स्ट जो है ग्रेटेस्ट एम्परर थे इंडिया के। ठीक है, अब क्या होता है कि वो ऐसा पहला सम्राट थे जिन्होंने जो एक बड़े भारत, एक यूनाइटेड भारत को जो है स्थापित किया। जो उनका जो एरिया था वो एक्सटेंड करता था कहाँ से? एज ऑफ व्हाट इज नोन एज द ईरान एंड तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। तो ईरान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान तक उनकी जो है हमारे भारत की सीमाएं उस टाइम लगती थी जब जो है चंद्रगुप्त मौर्य का समय था। और पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से भारत को एकबद्ध किया। ठीक है ना, यूनिफाई कर दिया पूरे इंडिया को पॉलिटिकली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी। सबसे इंडिया की पुरानी डायनेस्टी कौन है? तो देखते हैं। देखिए गुप्ता है, मौर्य है, जो आपका वर्धन है या फिर कुषाण है। तो देखिए मौर्य जो डायनेस्टी है वो सबसे पुरानी डायनेस्टी है। तो अगर हम देखें कि मौर्य डायनेस्टी जो है उसका टाइम क्या है? 323 से लेके 184 BC, 323 BC से 184 BC। और ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, उनके द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट हमारा है उसी में कि देखिए इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, हमने देख लिया। कुषाण जो डायनेस्टी है और गुप्ता डायनेस्टी है वो उसके बाद की है, वर्धन डायनेस्टी और बाद की, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। कुषाण गुप्ता का टाइम अगर देखें तो 319 से 550 के आसपास है, और वर्धन डायनेस्टी 606 से लेके 647 जो है एडी के पास है, ठीक है। तो ये कभी कभी एग्जाम है यूपी पीसीएस है तो ये भी पूछ लेता है इस तरीके के पेपर्स। हाँ, हालांकि यूपीएससी का भी कोई वो नहीं है तो जो है ऐसे डेट्स वगैरह वो भी अब तो पूछते ही हैं, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट जो हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य होते हैं उन वो जो है किसकी बुक में उनका विशिष्ट वर्णन हुआ है। तो देखिए हमारा ऑप्शन है भास, शूद्रक, विशाखदत्त और अश्वघोष। तो देखिए विशाखदत्त की बुक में जो एक मुद्रा राक्षस उनके बुक होते हैं उसमें जो है उनका वर्णन होता है, तो देख लेते हैं। देखिए विशाखदत्त द्वारा जो लिखी हुई पुस्तक होती है उसका नाम होता है मुद्रा राक्षस, ठीक है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बहुत ही विस्तृत तरीके से जो है जानकारी मिलती है। अब ये जो ग्रंथ होता है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राज का पुत्र माना गया है, और चंद्रगुप्त मौर्य को इसमें जो है क्या कहा गया है, वृषल और कुलहीन बताया गया है, ठीक है। जो घुंडीराज हैं उन्होंने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा। तो घुंडीराज ने क्या किया, मुद्रा राक्षस पे टीका लिखा। और अगर हम साथ में देखें तो मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से दो अन्य रचनाएं हैं। अगर हम देखें तो मुद्रा राक्षस तो है ही, उसके अलावा विशाख दत्त की दो और जो है रचनाएं हैं। तो कौन कौन सी हैं, एक तो हमारा है देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा है अभिसारिका वंचितिका, या इसको हम कहते हैं अभिसारिका बंधितक, ठीक है, अभिसारिका बंधितक। तो ये जो दोनों देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका बंधितक, या फिर इसको ही इसी को बोलते हैं अभिसारिका वंचितक। तो ये जो है ये विशाखा दत्त की ही है, ठीक है ना। तो ये जो है इन्फॉर्मेशन था, बुक्स के बारे में पूछता है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, हु रिकग्नाइज्ड सैंड्रोकोटस एज चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के नाम से किसने रिकग्नाइज किया, तो देखिए विलियम जॉन्स थे। तो विलियम जॉन्स ने क्या किया, वो पहले ऐसे विद्वान थे, फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने जो है रिकग्नाइज किया किसको, सैंड्रोकोटस एज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य से उन्होंने डिफाइन किया। अब हम आगे देखें तो देखिए एरियन और जो प्लूटार्क हैं उन्होंने भी चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के नाम से जो है क्या किया है, वर्णित किया है। तो देखिए कौन कौन, एरियन और प्लूटार्क जो है उनको जो है एंड्रोकोटस नाम से जो है रिकग्नाइज किया। तो विलियम जॉन्स ने किस नाम से, सैंड्रोकोटस से, और जो एरियन और प्लूटार्क हैं उन्होंने एंड्रोकोटस नाम से। तो ध्यान रखिएगा। हु ऑफ द फॉलोइंग mentions about meeting of the Sandrocotus चंद्रगुप्त मौर्य with Alexander the Great। किसने कहा, किसने मीटिंग का जो है एक्सप्लेन किया है अलेक्जेंडर और जो है चंद्रगुप्त मौर्य के। तो देखिए जस्टिन ने किया है। और अगर हमारा ऑप्शन देखें तो है प्लिनी, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज और जस्टिन। तो सही उत्तर है जस्टिन, ठीक है। जस्टिन क्या थे, एक ग्रीक जो है राइटर थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया है जो सैंड्रोकोटस होते हैं वो अलेक्जेंडर से उनकी मीटिंग कैसे जो है होती है वो डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज कॉल्ड द सैंड्रोकोटस बाय जस्टिन द ग्रीक राइटर, ठीक है। तो क्या है कि जो सैंड्रोकोटस हैं या चंद्रगुप्त मौर्य हैं, हाँ, हु वॉज कॉल्ड सैंड्रोकोटस बाय जस्टिन इन द ग्रीक राइटर्स। तो ये हमने अभी देख लिया था कि सैंड्रोकोटस किसको कहते थे, तो हम सैंड्रोकोटस कहते थे चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये हमने देखा अभी जस्ट। कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, बिल्कुल आपको सभी लोग को पता है कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है प्राइम मिनिस्टर थे कौन, कौटिल्य, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है उसी को एक्सप्लेनेशन उसका देख लेते हैं। कौटिल्य हैड अ अनफॉरगेटेबल कंट्रीब्यूशन इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। जो मौर्यन डायनेस्टी है उसमें जो कौटिल्य है उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वह इतिहास में देखो जो कौटिल्य होते हैं उनको हिस्ट्री में विष्णुगुप्त या चाणक्य इन दो नामों से भी वो विख्यात हैं, ठीक है। विष्णुगुप्त और चाणक्य दोनों नामों से वो विख्यात हैं। अब क्या होता है कि ही वॉज when Chandragupta Maurya had the responsibility of United Indian Empire as emperor, Kautilya served as the prime minister, advisor and chief priest,
ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो राजनीतिक शास्त्र के प्रकांड विद्वान भी होते हैं। वो जो है राजनीति शास्त्र पर और अर्थशास्त्र पर उनकी बुक्स भी हैं। तो जब ये दायित्व था चंद्रगुप्त मौर्य पे कि वो इंडिया को यूनाइट करे, तो उस टाइम जो चाणक्य थे वो उनके एडवाइजर थे, उनके प्राइम मिनिस्टर थे और उनके चीफ प्रीस्ट भी थे। तो उनकी एक किताब है अर्थशास्त्र, ठीक है ना, उन्होंने एक किताब लिखी है। तो स्कॉलर थे वो पॉल साइंस में, ठीक है ना, राजनीतिक शास्त्र के वो जो है ज्ञाता थे। वो अर्थशास्त्र की किताब उन्होंने लिखी है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ये सबसे पुरानी बुक है अर्थशास्त्र की, विच इज बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल कंडीशन। तो अगर एग्जाम में आएगा तो अर्थशास्त्र किस पे है, वो पॉलिटिकल कंडीशंस पे है, ठीक है ना, पॉलिटिकल कंडीशन पे, मौर्य के पॉलिटिकल कंडीशन पे। नेक्स्ट हमारा है बाई विच नेम चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड। अपने बचपन में चाणक्य किस नाम से जाने जाते थे, तो विष्णुगुप्त। तो बचपन में जो है चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता था, ठीक है। तो देखिए सेज चनक गेव हिज सन द नेम चाणक्य। जो ऋषि चनक होते हैं उन्होंने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। और अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इनकी पुस्तक जो है कौटिल्य के नाम से है इनकी पुस्तक, ठीक है ना, उल्लेखित है। अगर साथ में देखें तो इनकी पुस्तक में इनका नाम कौटिल्य है, ठीक है ना। ये एक क्या है, पद्य खंड है, ठीक है ना। उसमें जो है विष्णुगुप्त नाम की भी जो है साम्यता चाणक्य से की गई है। अगर हम देखें तो विष्णुगुप्त जो है वो भी जो है चाणक्य से रिलेटेड है, ठीक है। कहाँ पे, जो है अर्थशास्त्र में, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन है इसमें नेम ऑफ द चाणक्य इन चाइल्डहुड इज आस्क। अगर बचपन का नाम है तो बचपन का नाम जो है विष्णुगुप्त था इनका। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यही है कि विष्णुगुप्त इनके बचपन का नाम था, ठीक है। बस ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ चाणक्य वाज। चाणक्य का और दूसरा नाम क्या था, तो आप देख लीजिए चाणक्य का और दूसरा नाम क्या था। देखिए भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर और विशाखदत्त। क्या नाम था उनका, उनका नाम था विष्णुगुप्त। आपको पता है कि भट्टशेखर और राजशेखर विशाखदत्त उनका नाम नहीं था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो क्या है, तो अभी हमने जस्ट बताया कि ये है आपका बुक्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है कि शासन को कैसे चलाना है, ठीक है। ऑप्शंस इसमें हैं, देख लीजिए कई सारे हैं। प्ले अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य के जो है चंद्रगुप्त के बारे में एक कहानी, एक प्ले है, ठीक है ना, एक नाटक है या बायोग्राफी है जिसको आत्मकथा कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है। तो ऐसा नहीं है, ये चंद्रगुप्त के बारे में मेंशन तो है उसमें, लेकिन ये जो प्रॉपर बुक होती है वो शासन के सिद्धांतों की पुस्तक होती है। इट इज द बुक ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा है जो अर्थशास्त्र है इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो कौटिल्य, जो चाणक्य द्वारा मौर्य कालीन में जो अर्थशास्त्र लिखा गया है वो शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें क्या है, इसमें जो है राज्य के 7 सिद्धांत है, विच इंक्लूड 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। 7 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं हम लोग। द किंग या स्वामी, ठीक है ना, स्वामी। दूसरा जो है क्या है, मिनिस्टर या आमात्य, इसको मिनिस्टर को आमात्य। 7 जो है सिद्धांत है, तो पहला तो है स्वामी या किंग, दूसरा है मिनिस्टर या अमात्य, तीसरा है जो है टेरिटरी, टेरिटरी को क्या कहते हैं, जनपद, ठीक है। थर्ड हमारा है फोर्ट या दुर्ग, फोर्ट या दुर्ग। और इसके बाद जो है फिफ्थ है हमारा ट्रेजरी या कोष, और सिक्स्थ हमारा है आर्मी या बल, और जो है हमारा लास्ट जो है वो है एलाइज या मित्र। तो 7 कौन कौन से, ये ऐसे ही आता है कि चौथा कौन सा है, 8वां 7वां कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ठीक है। तो देख लीजिए पहला जो है सबसे बड़ा राजा, ठीक है, फिर राजा होगा, उसके बाद क्या होगा, उसका प्रधानमंत्री होगा, अमात्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब प्रधानमंत्री और अमात्य हो गए तो वो कहाँ पे काम करेंगे, किसी टेरिटरी पे काम करेंगे, तो वो टेरिटरी हो गया। जब टेरिटरी होगी तो उस पर कुछ बनवाएंगे तो वो फोर्ट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है जब बनवा लिया तो जो है कुछ भाई धन दौलत भी चाहिए उसको मेंटेन कराने के लिए, तो वो कोष हो गया। और उसके बाद जो है ये सब बन गया तो उसकी रक्षा के लिए आर्मी चाहिए, तो ये हमारा बल हो गया। और जब ये सारी चीजें हो गई तो अपने अलग अलग जो अगल बगल के राज्य हैं उनको मिलाने के लिए जो है दोस्त भी चाहिए, उनको एलाइज भी चाहिए, उनको मित्र चाहिए। तो उसको जो हमारा 7वां है वो मित्र है। तो पूछता है दुर्ग कौन सा है, तो दुर्ग कौन सा है, तो आप ऐसे करेंगे, पहले जो है राजा हो गए, फिर मिनिस्टर हो गए, फिर टेरिटरी हो गई, राजा हो गया, मिनिस्टर हो गया, टेरिटरी हो गई, और उस पर दुर्ग बनवाना, तो चौथा दुर्ग हो गया। फिर क्या हुआ, दुर्ग के बाद कोष हो गया, कोष के बाद आर्मी हो गई, आर्मी के बाद एलाइज हो गई या मित्र हो गया। तो ये एक तरीका है याद करने का, आप देख लीजिए आपको जो सुटेबल लगता है उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अर्थशास्त्र होता है उससे तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, जो कृषि व्यवस्था है उसकी विस्तृत जानकारी किससे मिलती है,
अर्थशास्त्र और एडमिनिस्ट्रेशन जो राज्य होता है उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, हाँ। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द सप्तांग थियरी ऑफ स्टेट। तो स्टेट की जो सप्तांग थियरी है उसके अनुसार जो है 7वां जो अंग है वो कौन सा है। तो हमने देखा था 7th जो है वो मित्र है, ठीक है ना, जनपद नहीं है। कैसे कैसे, राजा, फिर अमात्य, ठीक है, फिर टेरिटरी, टेरिटरी के बाद फोर्ट, फोर्ट के बाद क्या हो सकता है बताइए। जो दुर्ग होता है, दुर्ग के बाद क्या होता है, जब दुर्ग बन जाता है तो फिर धन चाहिए, तो उसके लिए कोष होता है, और कोष के बाद जो है दंड एवं मित्र, ये जो है आपका 7वां। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट जो हमारा इसी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सप्तांग थियरी ऑफ अ स्टेट, मित्र या जो एलाई होता है वो जो है 7th पार्ट होता है स्टेट का। एलाई क्या होता है, एलाई इज लाइक अ ईयर ऑफ द स्टेट। वो जो है एलाई जो होता है वो जो है क्या होता है, ईयर की तरह होता है, कान की तरह होता है, जो हर बातें सुनाता है, समझाता है, कोई गलती हो या क्या करना चाहिए, तो ऐसा जो है एक सच्चा मित्र होता है। एलाइज ऑफ द किंग असिस्ट हिम इन पीस एंड वॉर, चाहे वो शांति हो काल या फिर युद्ध काल हो, उसमें जो एलाइज होते हैं वो उनको क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जो कौटिल्य है, कौटिल्य डिफरेंशिएट्स बिटवीन द आइडियलिस्टिक एंड द फेक एलाइज। तो जो कौटिल्य होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन सा आदर्श और कौन सा कृत्रिम मित्र है। आदर्श मतलब जो आइडियल, और कृत्रिम मतलब फेक एलाइज। ठीक है, क्योंकि फेक एलाई बहुत घातक हो सकता है। ठीक है, नेचुरल इज बेटर देन आर्टिफिशियल। जो नेचुरल होता है, जो प्राकृतिक होता है, वो जो है बहुत ही बेटर होता है आर्टिफिशियल से। एनी किंग हुज फ्रेंड इज ग्रीडी, किसी भी जो है राजा का अगर जो है वो फ्रेंड हो वो ग्रीडी हो, यानी कि वो लोभी हो या कामी हो या जो है कायर हो, कवर्ड हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है उसका विनाश क्या हो जाता है, इनवेंसिबल। इनवेंसिबल मतलब होता है अवश्यंभावी, मतलब ये तो निश्चित है। ठीक है, तो ये जो हमारी चीज है। देखिए नेक्स्ट हमारा है कौटिल्याज अर्थशास्त्र डिटेल्स विद एस्पेक्ट ऑफ। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो डील करता है, सॉरी ये डिटेल्स में डील्स है, वो किससे डील करता है। तो हमारा देखिए इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल जो पॉलिसीज है, रिलीजियस लाइफ है या सोशल लाइफ है। तो जो सही उत्तर है हमारा वो है पॉलिटिकल पॉलिसीज। ठीक है ना, हमने देखा था अभी। तो ये जो है अर्थशास्त्र जो है वो पॉलिटिकल मॉडर्न डायनेस्टी के पॉलिटिकल पॉलिसीज से ही डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर टू द प्रिंस ऑफ मैकियावेली। प्रिंस ऑफ मैकियावेली जो है किसे कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका कौटिल्य जो है होते हैं, कौटिल्याज अर्थशास्त्र। देखिए कौटिल्य इज द यूनिक अर्थशास्त्र इज द यूनिक बुक ऑफ द पॉलिटिकल साइंस विच इज कंपेयर्ड विद द प्रिंस ऑफ मैकियावेली द ग्रेट इटालियन थिंकर। तो जो कौटिल्य हैं उनको जो है प्रिंस ऑफ मैकियावेली जो इटली के होते हैं, बहुत बड़े थिंकर होते हैं, उनसे जो है इनको जो है उनकी तुलना की जाती है, या उनको कहा जाता है इंडिया की मैकियावेली कौन है, हमारे कौटिल्य हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है डेमेस्कस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। किसके जो है समय में जो ये जो है डेमेस्कस जो होते हैं वो इंडिया आते हैं। तो ये आते हैं आपके बिंदुसार के समय में। किसके समय में, बिंदुसार के समय में। अब देखिए स्ट्रैबो, मैंने हम लोगों ने ये देख लिया था, स्ट्रैबो जो होते हैं वो सीरिया जो है सीरियन जो राजधानी है वहाँ के जो किंग है एंटियोकस, उन्होंने जो है एक एम्बेसडर भेजा होता है डेमेस्कस को, किसको, जो बिंदुसार हैं उनके जो है राज्य में राजदूत बना के भेजते हैं। ठीक है ना, ही रिप्लेस मेगास्थनीज। तो वो जो है जो पहले मेगास्थनीज होते हैं जो राजदूत होते हैं कहाँ के, सीरिया के, उनको रिप्लेस करके अब जो है डेमेस्कस आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चंद्रगुप्तास। जो चंद्रगुप्त हैं उनका जो पैलेस होता है सिचुएटेड एट पाटलिपुत्र इज मेनली मेड ऑफ। तो वो जो बना होता है जो पाटलिपुत्र में इनका जो घर होता है वो किस चीज का बना होता है। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए ब्रिक्स है, ईंटों का है, या फिर पत्थर का है, स्टोन का है, या लकड़ी का है, या मिट्टी का है। ठीक है, तो ये बना होता है वुड का, लकड़ी का। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन है। देखिए बिहार में पाटलिपुत्र के समीप ही बुलंदी गांव और कुम्हरार, बुलंदी गांव और कुम्हरार जो है वो पटना के पास है, और यहीं पे एक खुदाई से जो है मौर्य काल की लकड़ी का, ठीक है, लकड़ी का एक बहुत बड़ा बहुत विशाल जो है भवन मिला है, या फिर जो है क्या मिला है, पैलेस मिला है। ठीक है,
द रिमेन्स ऑफ द सिटी वॉल फ्रॉम द बुलंदीगढ़ एंड द रिमेन्स ऑफ द पैलेस ऑफ द कुम्हारगढ़ हैव बीन फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन। हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है, द रिमेन्स ऑफ विच एंशियंट सिटी हैव बीन फाउंड इन कुम्हरार साइट। कुम्हरार से कहाँ का जो है मिला है, तो ये जो है पाटलिपुत्र। कहाँ से? पाटलिपुत्र से मिला है। नेक्स्ट हमारा है बुलंदी बाग वॉज एंशियंट साइट। तो बुलंदी बाग कहाँ पे था? पाटलिपुत्र से। ठीक है, अभी हमने जस्ट देखा ये सारी चीजें। बुलंदी बाग वॉज द एंशियंट सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। ये वुडन स्ट्रक्चर होता है और एक्सकवेट कहाँ से होता है? एक्सकवेटेड हियर एंड दिस एक्सकवेशन वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई डी.बी. स्पूनर। कौन कंट्रीब्यूट करता है? डी.बी. स्पूनर। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये जो एक्सकवेशन है वो स्पूनर महोदय ने, उसका श्रेय उनको जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स डिड कॉन्कर डेक्कन। डेक्कन को किसने कॉन्कर किया? डेक्कन को किसने जीत लिया था? तो ये है चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त जो होते हैं वो डेक्कन साम्राज्य को जो है उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक होते हैं या जो उसको फाउंडर होते हैं वो होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो है साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की विजय इन्होंने कर लिया होता है। अब देखिए अगर इसमें हम देखें तो अशोक के जो शिलालेख हैं जैन में और तमिल साक्ष्यों से, अशोक के शिलालेखों, जैन और तमिल साक्ष्यों से ये हमें पता चलता है कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो एम्पायर है वो डेक्कन में इस्टेब्लिश कर दिया था। डेक्कन ट्रैप में उनका एम्पायर चलता था। ठीक है ना। अब हमारा ये हो गया, बट ही कॉन्कर्ड द कलिंगा ओनली। कौन? जो अशोक का एम्पायर था वो जो है बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था, बट ही कॉन्कर्ड द कलिंगा ओनली। तो उन्होंने कलिंग को कॉन्कर किया था। ठीक है। अशोक ने एकमात्र कलिंग की ही विजय की थी। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे अभिलेख, लेकिन कलिंग को उन्होंने विजित किया था। अब इस सिचुएशन में देखें तो चंद्रगुप्त शुड बी गिवन द क्रेडिट ऑफ डेक्कन विक्ट्री एज विक्ट्री ऑफ द बिंदुसारा इज डाउटफुल। तो देखिए अगर हम क्रेडिट देना चाहें तो हम जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दे सकते हैं, क्योंकि जो बिंदुसार होते हैं उनकी जो विक्ट्री है वो डाउटफुल है कि वहां पे थी या नहीं थी। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु वाज द फर्स्ट किंग टू कॉन्कर द मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। किसने कॉन्कर किया था? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो है कॉन्कर किया था। ठीक है। यूनिफिकेशन जो है इंडिया का जो एक केंद्र में बनाना, और इंडिया हैड टेकन प्रॉपर शेप्स इन द लीडरशिप ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अर्ली जो विक्ट्रीज हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, स्ट्रेच्ड हिज बाउंड्रीज फ्रॉम ब्यास टू इंडस रिवर। ब्यास नदी से जो है बढ़ के बाउंड्री जो इंडस नदी, सिंधु नदी तक पहुंच जाती है। इंस्क्रिप्शन ऑफ द रुद्रदमन का इंस्क्रिप्शन है वो प्रोवाइड क्या करता है? सोवरेंटी ओवर द वेस्टर्न इंडिया। तो इनका जो राज्य था, संप्रभुत्व था, वो जो है इनका राज्य फैला हुआ था वेस्टर्न इंडिया तक। ठीक है। ये जो है क्या करते हैं? यूनिफाई करते हैं मौर्यन एम्पायर को, एक्सटेंड करते हैं बंगाल और असम तक ईस्ट में, और अगर प्रेजेंट डे कहा जाए तो अफगानिस्तान तक वेस्ट में जो है इनका जो है होता है साम्राज्य। कश्मीर और नेपाल और नॉर्थ में और डेक्कन प्लेटू साउथ में। तो ये जो है इनके चंद्रगुप्त मौर्य के जो है एरिया है उसका एक्सटेंशन है। ठीक है। नेक्स्ट है द इंस्क्रिप्शन विच प्रोवाइड्स द चंद्रगुप्त ओवर वेस्टर्न इंडियन स्टेट। तो कौन सा जो है आपका जो इंस्क्रिप्शन है वो बताता है कि चंद्रगुप्त का अधिकार जो है वेस्टर्न इंडिया पे रहता है। देखिए जूनागढ़ का जो रॉक इंस्क्रिप्शन है चंद्रगुप्त का, वही बताता है कि इनका अधिकार था। ठीक है। तो देखते हैं, देखिए 100 अगर हम देखें तो 150 मतलब 150 में रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख से, किसके? रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख से ये चीज हमें पता चलती है। और यहाँ पे जो है एक इरिगेशन के लिए जो कृषि है उसको चलाने के लिए इरिगेशन डैम बनाया गया था भाई मौर्यन प्रोविंस गवर्नर पुष्यमित्र। जो मौर्यन प्रोविंस के गवर्नर थे पुष्यमित्र ने ये बनवाया था, और ही वाज फाउंडेड फ्रॉम द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। तो ये सारी चीजें हमें मिलती हैं जो है रुद्रदमन के जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से। ठीक है। विच क्लियरली प्रोवाइड्स दैट दिस वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाज वंस द पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, द गुजरात वाज इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य इज प्रोवाइडेड बाय।
तो वही सेम क्वेश्चन है कि गुजरात जो है वो आया था चंद्रगुप्त के अंदर जो है था, मौर्यन डायनेस्टी के अंडर था। ये जो है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, रुद्रदमन का जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है उससे पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन किंग डिफीटेड सेल्यूकस। ठीक है, सेल्यूकस को जो है कौन से इंडियन किंग ने डिफीट किया? तो देखिए, द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिंध एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर। जो कौन सा जो इंडियन किंग है, इंडियन किंग वो डिफीट करता है सेल्यूकस को, और सेल्यूकस क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है सिंध का जिसको जो है अलेक्जेंडर अपॉइंट करते हैं। तो चंद्रगुप्त जो है पोरस के टाइम पे जब आपका अलेक्जेंडर है जब वो जाते हैं इंडिया से, तो वो एक जो है प्रशासनिक अधिकारी जो सेल्यूकस होते हैं उनको सिंध के लिए बना के जाते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को डिफीट कर दिया। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट करते हैं सेल्यूकस को, जो उनकी आर्मी को इन्वेड करते हैं, उनकी एरिया को इन्वेड करते हैं, और ये होता है 305 बीसी में। सेल्यूकस वाज द गवर्नर ऑफ द ईस्टर्न मैसेडोनियन एम्पायर। तो कहाँ के गवर्नर होते हैं? ईस्टर्न मैसेडोनियन एम्पायर के। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इन विच ईयर चंद्रगुप्त मौर्य हैड डिफीटेड सेल्यूकस। कब सेल्यूकस को डिफीट करते हैं? वो 305 बीसी में। ठीक है, तो देखिए एक मैप दिया हुआ है, ये पहले इस तरीके का क्वेश्चन आया करता रहा होगा, 1998 की बात है ये। तो देखिए मैप में क्या है कि अशोका टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज रेन। इसका सही उत्तर यही होगा। ये अशोक का जो है, सम्राट अशोक का जो साम्राज्य है ये दिखाता है। ये कनिष्क का नहीं है, ये समुद्रगुप्त का नहीं है, और ये जो है थानेश्वर, एम्पायर ऑफ थानेश्वर ऑन ईव ऑफ हर्षा, ये हर्ष का भी नहीं है। ठीक है, तो ये किसका है? ये जो है अशोक का जो है रेन दिखाता है। ठीक है, देखते हैं कि ये जो मानचित्र है वो अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। ठीक है ना, कैसे? अशोक का जो शिलालेख है जिसको रॉक कट जो पिलर्स हैं, पिलर एडिक्ट्स हैं, वो जो है एक बहुत ही सही इन्फॉर्मेशन, एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। किसके लिए? ये जो हमारा पूरा जो है कि ये एरिया जो है यहाँ तक इनका फैला था। ठीक है, अब देखिए अगर तो आसाम और जो है एकदम फॉर जो साउथ है को छोड़कर, असम को और जो है दक्षिणी जो एकदम से डीप में दक्षिण का पार्ट है उसको छोड़कर पूरा जो भारत है, संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर था। ठीक है, नेक्स्ट जो है हु एस्टैब्लिश द, देखिए कौन जो है एस्टैब्लिश करता है क्या? राजधर्म। कौन एस्टैब्लिश करता है राजधर्म और ट्रिप्लेक्स बेसिस ऑफ द लॉन्गेमिटी एंड लिबर्टी एंड कंपैशन। ये कौन जो है, इसको कहते हैं त्रिविध आधार। ठीक है ना, करुणा के त्रिविध आधार। हाँ, तो देखिए ये कौन जो है करता है, तो ये अशोक करते हैं, अकबर करते हैं, और रंजीत सिंह करते हैं, या शिवाजी करते हैं। तो ये जो है ये करते हैं अशोक। ठीक है ना, तो क्या क्या है? सहिष्णुता, उदारता और करुणा जो है इसका जो है, कंपैशन मतलब करुणा, लिबर्टी मतलब उदारता, और सहिष्णुता मतलब है लॉन्गेमिटी। ठीक है, तो अशोक जो है अनाउंस करते हैं जो है लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल धर्म नीति, धर्म की नीति, लॉजिकल और प्रैक्टिकल धर्म नीति को जो है वो क्या करते हैं? अनाउंस करते हैं, और वो उनके जो प्यूपल्स होते हैं, जो उनके शिष्य होते हैं, क्या होता है वो जो है इसको फॉलो करेंगे। अशोका का धर्म क्या होता है? वो बेस होता है इथिकल प्रिंसिपल्स पे। ठीक है, कुछ इथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी पे जो उनका धर्म बेस होता है। और कौन कौन से हैं? दे आर नॉट रिलेटेड टू द कम्युनिटी बट डिक्लेयर्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो ये सारे जो धर्म हैं, जो राजधर्म है, वो जो है वेलफेयर के लिए, जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, उसके वेलफेयर के लिए अनाउंस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है विच वन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ अशोका। तो अशोक का जो है कौन सी टेरिटरी पार्ट नहीं था? तो देखिए कौन सा? अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था, बट श्रीलंका नहीं था। ठीक है, बाद में श्रीलंका में लोगों को भेजा भी गया था जो है बुद्ध जो बौद्ध धर्म फैलाने के लिए, लेकिन श्रीलंका उस टाइम जो है नहीं था। बाद में बुद्ध धर्म उन्होंने एक्सेप्ट किया था, लेकिन जो है पार्ट नहीं था। श्रीलंका वॉज नॉट द पार्ट ऑफ अशोका टेरिटरी। सेकेंड इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, जो दूसरा इंस्क्रिप्शन है, और ये किसमें पता चलता है? दूसरे इंस्क्रिप्शन में पता चलता है कि जो चोल हैं, पांड्य हैं और सतीपुत्र, ठीक है, केरल पुत्र, ताम्रपानी जो श्रीलंका है, वर नॉट द पार्ट ऑफ द मॉडर्न किंग।
मौर्यन रेन, ठीक है ना, मौर्य साम्राज्य का ये हिस्सा नहीं था। तो कौन कौन सा हिस्सा नहीं था और ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये जो है सेकंड इंस्क्रिप्शन से, जो दूसरा जो है शिलालेख है, द्वितीय शिलालेख, वहां से प्राप्त होता है कि जो चोल पांड्य सतीय पुत्र केरल पुत्र ताम्रपर्णी या श्रीलंका को ताम्रपर्णी कहते हैं, ये जो है पार्ट नहीं था मौर्यन डायनेस्टी का, ठीक है ना, क्योंकि ये जो राज्य हैं वो जो है सीमा, इनको सीमावर्ती राज्य उन्होंने कहा था, कॉल द एज स्टेट, जो मतलब बाउंड्री पे लगे होते हैं ऐसा स्टेट बताया था, सीमा से सटे हुए थे लेकिन पार्ट नहीं थे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस द अशोका मेंशन हैज बीन मेड ऑफ साउथ इंडियन किंग्स। तो साउथ इंडियन किंग्स अभी हमने देखा कि दूसरा जो इंस्क्रिप्शन है वो बताते हैं कि ये राज्य जो है हिस्सा नहीं है। तो देखिए अशोक के 14 मेजर एडिक्ट्स थे, जो है 14 अगर देखें तो मेजर एडिक्ट्स थे उनके। मेजर रॉक एडिक्ट जो सेकेंड है, ठीक है ना, माइनर बहुत थे, 14 जो है मेजर थे। तो दूसरे मेजर में से दूसरे जो मेजर रॉक एडिक्ट था वो बताता है कि जो पांड्या है, सती पुत्र है, केरल पुत्र है, ताम्रपाणी है, ये जो है साउथ इंडिया में ये जो भाग है वो मौर्य साम्राज्य का जो है हिस्सा नहीं है, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन वाज बिल्ट बाय। तो इंडिया का जो पहला हॉस्पिटल और गार्डन था वो कौन बनाया था, अशोक बनवाया था। अशोक ने फर्स्ट हॉस्पिटल और हर्बल गार्डन जो है इंडिया में बनवाया था। उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल, पब्लिक गार्डन्स फॉर द ग्रोइंग मेडिसिनल हर्ब, ठीक है ना, जो स्वास्थ्य के लिए जो हर्ब्स इम्पोर्टेंट हो ऐसे जो है गार्डन बनवाए थे। उन्होंने जो है क्या ऑर्गेनाइज किया था, डिगिंग ऑफ द वेल्स, कुएं को जो है कुआं पानी, ताकि सभी लोग को पानी की अवेलेबिलिटी हो जाए। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, जो है वृक्षारोपण करवाना, ठीक है, किसके लिए, शेड के लिए, जिससे लोगों को छाया मिल जाए। और एक ऐसी मिनिस्ट्री भी क्रिएट की जो हो क्या करे, केयर ऑफ द एबोरिजिन्स एंड सब्जेक्ट रेस ऑफ इंडियन। तो जो एबोरिजिन्स हैं, जो लोग बाहर के भी हैं, अगर वो आते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए एक मिनिस्ट्री जो है उन्होंने एस्टैब्लिश की, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग बुद्धिस्ट अशोका डिड नॉट लीव बिलीफ इन द हिंदुइज्म। तो देखिए क्या ये वैलिड है फैक्ट कि वो बुद्धिस्ट थे उसके बाद भी हिंदुइज्म पे बिलीव उन्होंने छोड़ा नहीं। तो देखिए ये कहाँ पे बताया गया है, ये जो है हमारा देवना प्रिया में बताया गया है, ठीक है ना। देवना प्रिया मतलब एक जो है उन्होंने अपने एडिक्ट में उनका एक नाम आता है कि देवना प्रिया, मतलब अपने आप को देवताओं के प्रिय कहते हैं, ठीक है। तो देवताओं के प्रिय ये जो है हिंदू धर्म से बताया जाता है कि वो बौद्धिस्ट तो थे लेकिन उनका हिंदू धर्म का जो एफिलिएशन था उन्होंने वो त्यागा नहीं था। तो देखिए कोरोनेशन ऑफ अशोका जो कब हुआ था, 269 बीसी में, 269 बीसी में हुआ था, एंड ही वाज नेम्ड एज देवना प्रिया। और कोरोनेशन के टाइम पे उन्होंने अपना नाम रखा था। इस इंस्क्रिप्शन में विच इसका क्या मतलब होता है, बिलवर ऑफ गॉड और हैंडसम बाय लुक। तो इसको कह सकते हैं कि जो भगवान का प्रिय हो या जो देखने में बहुत ही हैंडसम हो, सुंदर हो, खूबसूरत हो। तो ये जो है हो गया। दिस इंडिकेट्स दैट बिलीव इन हिंदू रिलीजन। तो उनका जो बिलीव है हिंदू रिलीजन में, इससे जो है ये दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच अमंग द फॉलोइंग सोर्सेज मेंशन द ऑकरेंस ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। तो किसके टाइम में जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है हुई थी, ठीक है। तो देखिए क्या है, बी हमारा है 2 और 3। तो 2 और 3 क्या है, 2 और 3 है दीपवंश और महावंश, ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में देखिए क्वेश्चन फिर से देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग सोर्सेज मेंशन द ऑकरेंस ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। तो देखिए कौन आया था, क्या चीज बनी थी नहीं, तो दीपवंश और महावंश, ये दो है हमारा, दोनों सही है। तो देखिए जो श्रीलंकन की जो है कथाएं हैं, उनकी लोकल कथाएं हैं, वो क्या उसमें कहते हैं कि दीपवंश एंड महावंश द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन पाटलिपुत्र। तो क्वेश्चन ये है कि हमारा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ और दीपवंश और महावंश ये चीज बताती हैं। और दीपवंश महावंश क्या है, सिंगलीज जो है सिंगलीज होते हैं जो श्रीलंका के लोग हैं, उनकी जो है कथाएं हैं, ठीक है, उसमें बताया गया है। अब इसमें जो है अशोका के पीरियड में द चेयर पर्सन ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज द मोगली पुत्र तिस्सा।
अशोका के टाइम पे जो जो चेयरमैन होते हैं काउंसिल के वो होते हैं मोगपुत्त तिस्स। वो बहुत ही मतलब एक बुद्धिज्म में बहुत ही जो है जाने माने लोग होते हैं, जो बहुत ज्ञानी होते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसमें बढ़ाएंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो को अगले वाले लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। थैंक यू सो मच।